Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all to Ayushi Academy's channel. So, today we are doing class 12th history of CBSE board, and this has been a very fascinating topic, a very interesting topic. And if you have not subscribed my channel till now, then I request you, please do subscribe the channel, because then only you will be receiving a notification for further videos, right? आपको notification तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उसको ऑल पर नोटिफिकेशन को सेट करेंगे, तो आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना. अगर आपको कोई क्वेरीज या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो को आप अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आप नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं. अब बात करते हैं हमारे कंटेंट की. तो हिस्ट्री के अंदर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में आपकी 3 बुक्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. जो आपका पार्ट 1 है विच इज मेजरली ऑन योर एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पर है, तो उसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 जो है वो ये है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी एंड सोसाइटीज फ्रॉम circa 600 BCE to 600 CE. किनशिप का मतलब क्या होता है? रिश्तेदारी. ठीक है, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं. जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने किंगशिप की बात की थी, राजा महाराजाओं की बात की थी. इसके अंदर हम रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, जो फैमिलियल टाइज है उनकी बात कर रहे हैं. जैसे कि कौरव और पांडव का आपस में क्या रिश्तेदारी थी, क्या उनके फैमिली टाइज थे, उसके ऊपर बात की थी. कास्ट के अंदर हमने 4 वर्णों के ऊपर डिस्कशन की है, दैट इज ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. कि ब्राह्मण क्या करते थे उस समय पर, क्षत्रिय क्या करते थे, वैश्य क्या करते थे और शूद्र क्या करते थे. इन सब चीजों के ऊपर बात की. हमने क्लास के अंदर बात की थी कि भाई ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये आउटसाइडर है, ये मलेच्छ है, ये निषाद है, ये फॉरेस्ट ड्वेलर है, ये आउटसाइडर है. इस तरीके से हमने बात की थी. हमने ये भी बात की है कि अर्ली सोसाइटीज क्या है और सोसाइटीज क्या है, और हमारा टाइम पीरियड है circa 600 BCE से लेकर 600 CE तक. Now, I request you, if you have not watched the video on the concept of timeline, then please go back and do watch it. तो अगर आपको समय के बारे में जानकारी होगी, आपको टाइम के बारे में पता होगा, तो आप डेट्स की प्लॉटिंग आसानी से कर लेंगे. नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे, है ना. So the concept of dates has been very, very, very important. So for that, I request you, please do watch the video on the concept of timeline. So before starting this video, I request you कि अगर आपने इस चैप्टर की अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, तो आप पहले इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस देखेंगे. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप एक ऑर्डर में अगर चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखेंगे सारी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारी आप देखेंगे. उसके बाद आप इस पार्ट पे आएंगे. मैं हर वीडियो के आगे पार्ट नंबर लिख दूंगी, ठीक है, कि ये वाला पार्ट है और आपको ये देखना है. तो चलिए आगे करते जाइए, जहां से हमें करना है वहां से हम शुरू करते हैं. हाँ, महाभारत, जातिज, ये सब हो चुका है. तो आज हमें जहां से शुरुआत करनी है, डेट्स ऑफ महाभारत से करनी है ना. तो देखिए, डेट्स की बात बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है. अब अगर आपको प्लॉटिंग ही नहीं आती डेट्स की, तो आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे. तो डेट्स को समझने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन वाला वीडियो देख ले. ठीक है, अगर आप वो देख लेंगे तो एटलीस्ट आपको डेट्स को प्लॉट किस तरीके से करते हैं आपको वो बात समझ में आ जाएगी, वरना नहीं आ पाएगी, है ना. सो स्टार्ट रीडिंग इट. पहले ये 4 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, फिर हम इसको आगे करते हैं. Dates of Mahabharata. The original story was probably composed by Charles Bragg
known as suttas and circulated the story orally for many decades. Then, from the 5th century BCE, Brahmins took over the story and began to commit it to writing. This was the time when Mahajanpadas, such as those of the Kurus and Panchalas, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming kingdoms. Between circa 200 BCE and 200 CE, when the worship of Vishnu was growing, the importance of the, im- the one of the important figure of the epic was coming to be identified as the incarnation of Vishnu. Between circa 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the manuscript were added in Mahabharata. हाँ जी, क्या समझ में आया आपको? उन्होंने पहले बताया है कि जो चैरिटर ब्रैड्स थे जिन्हें सुत्ता बोला जाता था, वो जो महाभारत की जो स्टोरी है वो ओरली लोगों को बताते थे और ये काफ़ी डेकेड्स तक चला। फिर 5th सेंचुरी बीसी में जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने जो भी वो ओरल बताते थे उनको राइटिंग में लिखने लगे और उन्होंने बताया जो उस टाइम हमारे महाजनपदास थे, जो कुरुज और पंचानस जो महाजनपदास थे, जो बहुत मेन जगहें थी हमारे एपिक में जिसके अराउंड हमारी स्टोरी इवॉल्व होती है, वो उस टाइम पे किंगडम्स बन रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि उस टाइम पे circa 200 BCE से लेकर 200 CE में द वर्शिप ऑफ विष्णु भी बढ़ गया था और उन्होंने बताया था कि जो कृष्णा है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है हमारा महाभारत में और ये बताया गया कि जो कृष्णा है वो विष्णु जी का ही एक अवतार है। फिर उन्होंने बताया है कि circa 200 and 400 CE में जो लार्ज डायडाक्टिक सेक्शन थे वो अ, मनुस्मृति में ऐड हो गए थे महाभारत के अंदर। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया। बस थोड़ा सा ना लाउड बोलने की कोशिश किया करो ताकि वॉइस एकदम क्लियर आए, ठीक है? चलिए, डेट्स ऑफ महाभारता को आपने अच्छा बताया, फिर भी मैं भी एक बार बता देती हूँ। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, द ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय charioteer bards known as sutas and circulated the story orally for many decades। कह रहे हैं कि जो रथ चलाने वाले थे, चैरियटर कौन होते हैं? जो रथ चलाते हैं, जो सारथी होते हैं। तो कह रहे हैं महाभारत में जो लोग सारथी बने हुए थे, यानी कि अगर अर्जुन युद्ध लड़ रहा है तो उनके तो खैर भगवान श्री कृष्ण ही थे, पर बाकी लोगों के और लोगों के अलग अलग सारथी जो थे, उन्होंने जो लोग रथ चला रहे थे उन उन लोगों को क्या बोला जाता है? सुतास बोला जाता है। और वो सुता क्या करते थे? जगह जगह पर जाकर कहानी को सुनाते थे फॉर मेनी डेकेड्स, यानी कि कई 20-30 सालों तक ये लोग ओरली महाभारत की कहानी सुनाते रहे। सबसे पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात लिखी है, देन फ्रॉम द 5th century BCE ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगैन टू कमिट इट राइटिंग। 5th century BCE से आपके जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने कहानी को लिखना शुरू कर दिया कि जो जो लोग बताते थे कि महाभारत में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। दिस वाज द टाइम व्हेन महाजनपदास such as those of Kurus and Panchalas around whom the story of the epic revolves were gradually becoming kingdoms। तो ये जो कहानी है कौरव की और पांडव की, ये जो कहानी है ये कहाँ की कहानी है? जो महाजनपद थे आपके, कुरु, पंचाल, गंधर्व, ये सब महाजनपद थे ना आपके। तो यहाँ की कहानी है और ये धीरे धीरे क्या बन रहे थे? बड़े बड़े किंगडम्स बन रहे थे। पहले एकदम कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं था किंगडम्स का, लेकिन बाद में बहुत बड़े बड़े राज्य ये लोग बन रहे थे। तो कह रहे हैं कि 5th सेंचुरी से लिखना शुरू हुई महाभारत की कहानी। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? लिखा है बिटवीन circa 200 BCE एंड 200 CE। ठीक है, 200 BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट से बिफोर कॉमन एरा 200 BCE और कॉमन एरा में 200 CE तक के जो बीच वाला टाइम पीरियड है, when the worship of Vishnu was growing। अगर आपको ये नहीं पता BCE क्या होता है, सिरका क्या होता है, CE क्या होता है,
तो प्लीज आप टाइमलाइन वाला वीडियो देख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन वाला। हालांकि मैंने इस चैप्टर में कई बार बोल दिया ये वाली बात, तो आप प्लीज ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए स्पेशली है ये, ठीक है। तो बिटवीन सिरका, सिरका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। So between circa 200 BCE and 200 CE, when the worship of Vishnu was growing in importance, अब इस समय पर भगवान विष्णु की वर्शिप ग्रो हो रही थी। एंड कृष्णा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ द एपिक, ये जो महाकाव्य है महाभारत, इसमें जो इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं वो आपके भगवान कृष्ण रहे हैं। was coming to be identified as an incarnation of विष्णु। इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? अवतार। तो कृष्ण को विष्णु जी के अवतार बताया गया है। और बस ये बात की गई है 200 BC से 200 CE के बीच में भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार बताया गया है। फिर आगे लिखा है कि बिटवीन circa 200 and 400 CE लार्ज डायडैक्टिक सेक्शंस। अब डायडैक्टिक क्या होता है मैंने कल की क्लास में बताया था, बताइए आप डायडैक्टिक से आप क्या समझते हैं? कृष्णा जी आपसे पूछ रही हूँ, याद नहीं आ रहा? नहीं। बेटा कान खोल के सुना करो, ठीक है। नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी, और डायडैक्टिक का मतलब होता है जब सोशल नॉर्म्स की बात की जाती है, कि जहां पर सोशल नॉर्म्स के बारे में बताया जा रहा है वो डायडैक्टिक सेक्शंस है, और जहां पर स्टोरी की बात हो रही है वो आपका नरेटिव सेक्शन है। ये बात कल बताई थी, यहां से 1 मार्कर आ सकता है, ठीक है। सो बिटवीन circa 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the Manusmriti were added in the Mahabharata। जो लंबे लंबे डायडैक्टिक सेक्शंस है, डायडैक्टिक सेक्शंस मतलब क्या, जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में जो कि मनुस्मृति में लिखा गया है, वर एडेड इन दी महाभारत। वो महाभारत के अंदर एड ऑन की गई वो वाली चीजें। इतनी बात समझ में आ गई बेटा जी? इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ जी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो स्लाइड है ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है उसके ऊपर बात हम करेंगे। तो लिखा क्या है, देखिए यहाँ पर पहले जो ब्लू ब्लू सा उसमें क्या लिखा है, लिखा है दी सर्च फॉर कन्वर्जेंस और फाइंडिंग हिस्टोरिकल ट्रुथ फ्रॉम आर्कियोलॉजी। कि हम हिस्टोरिकल ट्रुथ को ढूंढ रहे हैं कि भाई ये कहीं कहानी ये इमेजिनेटिव तो नहीं है, कहीं किसी की कल्पनात्मक कहानी तो नहीं है कि किसी ने सोचा हो और उसके बेसिस पे महाभारत बन गई हो। सो द सर्च फॉर कन्वर्जेंस और फाइंडिंग हिस्टोरिकल ट्रुथ फ्रॉम आर्कियोलॉजी। अब हम आर्कियोलॉजी के बेसिस पे, आर्कियोलॉजी की जो स्टडी होती है कि जब हम जो चीजें बरी हो जाती हैं मड के नीचे, सैंड से उसको पूरा कवर अप हो जाता है, तो हम उसको स्टडी करते हैं। जो डेड रिमेन्स की स्टडी होती है, या फिर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जो मिट्टी से ढक गई हैं, उसको हम जब स्टडी करते हैं तो किसकी स्टडी करेंगे? जो बीबी लाल ने, जो बीबी लाल आपके एक हिस्टोरियन रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट है बेसिकली। सो बीबी लाल्स एक्सकवेशन एंड फाइंडिंग्स इन हस्तिनापुर। तो ये जो कहानी है महाभारत की, ये कहाँ की है? हस्तिनापुर की है। अब हस्तिनापुर के अंदर जो कहानी है उसके अंदर हम बीबी लाल की एक्सकवेशंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है कि पढ़ने क्या वाले हैं? हाँ जी। चलिए इन पॉइंट्स को आप रीड कीजिए, फिर इनको समझा देंगे। 1951 to 52, the archaeologist B.B. Lal excavated a village named Hastinapur in Meerut, Uttar Pradesh. We are not sure that this was the Hastinapur or the epic or of the epic or the names of the coincidental
Bibilal found evidence of the 5 occupational levels in Hastinapur, of which the second and the third was important. Bibilal noted about the houses in the second phase, circa 12th 7th centuries BCE. There were no definite plans of the house found. The walls were made of mud and mud bricks. The discovery of mud patched up with the prominent reed marks suggested that some of the houses had reed walls plastered over the mud. In the third phase, circa 63rd century BC, Bilal noted houses of this period were built of mud brick as well as burned bricks. Soaked jars and brick drains were used for draining out diffuse water. Terracotta ring wells may have been used as wall and drainage pits. Whether the description of the city in the epic added after the main narrative had been composed, or it was a flight of poetic fancy, which cannot always be verified by comparisons with other kinds of evidence. क्या समझ में आया आपको? ये वाला नहीं आया है समझ। मुश्किल क्या है इसमें? इसमें बात कर रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई अगर मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ महाभारत की, तो उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे कि दीदी आपने मुझे कहानी तो सुना दी, अब आप ये बताओ कि क्या इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं? क्या मैं इसको सच कैसे मानूं कि आपने मुझे कहानी सुना दी पूरी महाभारत की, तो भाई इसकी क्या कोई आर्कियोलॉजी फाइंडिंग है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है इसकी, कि हमें कुछ ऐसा प्रूफ मिलता है जिससे हमें पता चले कि ये कहानी सच्ची में हुई थी? तो इसके ऊपर बीबी लाल ने आपकी कुछ एक्सकवेशंस की हैं। एक्सकवेशंस मतलब क्या, कि इन्होंने कुछ खोजबीन की है कि क्या क्या चीजें हुई हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बात हुई है कि इन 1951-52, यानी कि ये लगभग 1 साल की बात है, तो 51-52 की बात है, द आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, आपके एक आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम बीबी लाल है, एक्सकवेटेड अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर। तो एक विलेज उन्होंने ढूंढा जिस विलेज का नाम था हस्तिनापुर, इन मेरठ उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर मेरठ में इन्होंने एक गांव ढूंढा, उस गांव का नाम हस्तिनापुर था। तो इससे हमें पता चलता है कि शायद ये वही हस्तिनापुर रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ जी, वो बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया। शुरू करते हैं। सो अभी तो मैं खैर बाहर गैलरी में बैठी हूँ, तो आप लोगों को पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रहा होगा, बट ठीक है, थोड़ी शक्ल वगैरह दिख ही रही होगी। आगे लिखा है कि हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि बीबी लाल ने एक्सकवेशन करी, एक विलेज ढूंढा जिस विलेज का नाम क्या था, हस्तिनापुर, और वो विलेज कहाँ पर था आपका, मेरठ उत्तर प्रदेश में। सो वी आर नॉट श्योर दैट दिस वाज द हस्तिनापुर ऑफ द एपिक और द नेम्स आर कोइंसिडेंटल। हमें ये नहीं पता कि जो हस्तिनापुर विलेज बीबी लाल ने एक्सकवेट किया वो महाभारत का ही विलेज था कि वो विलेज का नाम कोइंसिडेंटल हो गया बाय चांस, हमें ये बात नहीं पता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखा है बीबी लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 occupational levels in Hastinapur, of which the second and third are important। तो बीबी लाल ने हस्तिनापुर के अंदर 5 occupations level को, 5 occupational levels को ढूंढा, बताया। तो वो 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स क्या क्या है उनके ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर 2 फेजेस हैं, एक सेकेंड फेज है और एक थर्ड फेज है। ठीक है, अब इसमें लिखा है बीबी लाल नोटेड दैट द हाउसेस इन द सेकेंड फेज, तो जो 12th और 7th, ये 17th होना चाहिए था मेरे ख्याल से, 7th century BCE लिखा है, there were no definite plans of the houses found। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, आप ये डेट्स भूल जाओ, इसमें आप ये याद कर लेना, सेकेंड फेज और
थर्ड फेज, ऐसे याद कर लेना। मैं चेक करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी ये 7th है कि 17th है, ये मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। सो पॉइंट नंबर ए में लिखा है सेकेंड फेज के अंदर कि देयर वर नो डेफिनाइट प्लान्स ऑफ द हाउसेस फाउंड। जो हस्तिनापुर के जो घर मिले हैं उसका कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है। दूसरी चीज, द वॉल्स वर मेड ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स। जो दीवारें हैं उस समय पर वो मड और मड ब्रिक्स की बनी हुई हमें मिली हैं, यानी कि मड मिट्टी की और मिट्टी की जो ब्रिक्स है उसकी बनी हुई मिली हैं। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर विथ प्रोमिनेंट reed marks suggest that some of the houses had reed walls plastered over with mud। तो कुछ जो दीवारें हैं उनके ऊपर मड प्लास्टर हुआ है, इस तरीके से बातचीत बताई गई है, ठीक है। ये आपका सो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि जो सेकंड फेज है उसके अंदर ज्यादा चीजें बनी हुई नहीं है, ज्यादा फोर्टिफिकेशन, ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें, ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है। कोई डेफिनाइट प्लान भी नहीं है हाउसेस का, और मड के यानी कि मिट्टी के घर वर बने हुए हैं, मड ब्रिक्स के। थर्ड फेज में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बच्चे साथ वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो ABCD बोल रहे हैं, क्या करें, थोड़ा डिस्टरबेंस है, बट अब क्लास ले रहे हैं तो अभी 2 ही स्लाइड्स रह गई हैं तो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा डिस्टरबेंस आएगी तो बोल देना बेटा जी कि फिर हम क्लास बंद कर देंगे, और क्या होगा। आगे लिखा है इन द थर्ड फेज 6th 3rd centuries BCE, बीबी लाल नोटेड, बीबी लाल ने 3 चीजें नोट की थर्ड फेज में। पहले ही सेकेंड फेज में इन्होंने जो 3 चीजें नोट की दैट वर डिफरेंट, और जो थर्ड फेज में चीजें नोट डाउन करी वो डिफरेंट थी। पॉइंट नंबर ए में लिखा है houses of these periods were built of mud bricks as well as burnt bricks। कि भाई जैसे सेकेंड फेज के अंदर सिर्फ मड ब्रिक्स का यूज हो रहा था, आपका जो थर्ड फेज है उसके अंदर मड ब्रिक्स का भी यूज हो रहा है और बर्न्ट ब्रिक्स का भी यूज हो रहा है। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब क्या, वो जो जली हुई ईंटें हैं यानी कि जिनको आग वगैरह में सेका गया होगा, दोज विल बी कॉल्ड अप एज बर्न्ट ब्रिक्स, राइट। सो आगे क्या लिखा है, soakage jars and bricks drains were used for draining out refuse water। तो soakage jars and brick drains were used for draining out refuse water, कि ड्रेन आउट के लिए भी उन्होंने ब्रिक्स के अंदर ड्रेन, सोकेज जार, ये सारी चीजें बनाने लगी। फिर पॉइंट नंबर सी में लिखा है टेराकोटा रिंग वेल्स may have been used as wells and drainage pits। जो टेराकोटा की रिंग वेल्स हैं वो यूज की गई वेल की तरह और ड्रेनेज पिट्स के लिए, ठीक है। फिर आगे लिखा है ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई पहले मिट्टी की ईंटें यूज हुई, फिर बाद में बताएंगे कि उसको बॉन्ट ब्रिक्स यूज हुई, फिर आप बाद में बात करेंगे कि सोकेज जार्स यूज हुए, टेराकोटा रिंग वेल्स यूज हुई। तो इस तरीके की बातचीत आप जब ये पढ़ेंगे तो आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है whether the description of the city in the epic added after the main narrative had been composed or it was a flight of poetic fancy which cannot always be verified with the comparison of the other kinds of evidences। So इसके अंदर ये भी बोला गया है कि हमें ये नहीं पता कि जो नरेटिव है हमारा, यानी कि ये जो स्टोरी है महाभारत की, ये जरूरी नहीं है कि ये एक पोएटिक फैंसी है। हो सकता है कि किसी ने पोएटिक फैंसी के तौर पर लिखा हो, और कहीं जगह पर ये भी कह सकते हैं कि हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप कविता महाकाव्य पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे कि हस्तिनापुर का एक बहुत बड़ा महल था, बहुत सुंदर था, ब्यूटीफुल था। तो इन रियलिटी जब हम उस जगह को देख रहे हैं तो हमें तो क्या दिख रहे हैं, मड हाउसेस दिख रहे हैं, यानी कि जो घर दिख रहे हैं वो इतने ज्यादा अडोरेबल नहीं है, इतने ज्यादा ब्यूटीफाई नहीं हो रखे, है ना, चीजें इतनी ज्यादा फैंसी डेकोरेशंस नहीं है जिस हिसाब से महाभारत के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ गई।
क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, आ रही क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये लास्ट स्लाइड है? नहीं, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं क्योंकि यहाँ पे भी ना अंधेरा हो जाएगा अभी बाहर, तो ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं बाहर गैलरी में क्लास ले रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो इसको ना आप मत पढ़ो, सिर्फ मैं ही पढ़ देती हूँ फटाफट से। टॉपिक को खत्म करना है ना, आप रीड मत कीजिए, मैं रीड करके फटाफट से टॉपिक को खत्म करती हूँ। लिखा है, पहले लेफ्ट साइड पे देख लो। One of the most challenging episodes in the Mahabharata is Draupadi's marriage with Pandavas, an instance of polyandry that is central to the narrative. तो कह रहे हैं एक चैलेंजिंग एपिसोड जो है महाभारत के अंदर वो ये है कि द्रौपदी की शादी पांडवों के साथ हुई, यानी कि एक द्रौपदी एक थी और उसकी शादी कितने लोगों से हुई? 5 पांडवों से शादी हुई, यानी कि 1 woman having 5 men. हमने ये तो सुना है कि 1 man having multiple women, ठीक है, having multiple wives, ऐसा पॉसिबल था पहले जमाने में। लेकिन हमें द्रौपदी के केस से, द्रौपदी का जो एग्जाम्पल है उससे हमें ये पता चल रहा है कि उस समय पर पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल था, है ना, पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल था। सो आगे लिखा है, प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री मे हैव बीन प्रेवलेंट अमंग द रूलिंग एलिट्स। देखो बाहर की भी स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई है। बेटा जी मैं सोच रही हूँ रिकॉर्डिंग को यहीं पॉज कर दूं, ये कल कर ले 2 स्लाइड्स, या अभी खत्म करूं? आप बताओ, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, या तो 5 मिनट लगेंगे वैसे। चलो खत्म कर लेते, कोई नहीं, खत्म कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। भगवान जी ने स्ट्रीट लाइट तो जला दी है, वैसे कोयला खत्म हो रहा है तो उसकी वजह से बिजली अब कमी मिलने वाली है हम लोगों को। जितना हमने इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करनी थी हम लोग कर चुके हैं, अब पता नहीं आगे मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही होगा हर रोज। चलिए आगे लिखा है पॉइंट नंबर 1 में कि प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री एक प्रैक्टिस है बेटा। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक विमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स है, ठीक है, 1 woman having multiple husbands, that is polyandry, ठीक है, कि 1 woman having multiple men। और अगर एक आदमी की बहुत सारी औरतों से वो शादी करता है, that is polygamy, तो उसको पॉलीगैमी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ गया पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री का डिफरेंस? जैसे कि द्रौपदी के 5 पांडवों से शादी हुई, दैट इज पॉलीएंड्री, कि एक विमेन की मल्टीपल हस्बैंड्स हो गए, दैट इज पॉलीएंड्री। और पॉलीगैमी में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, है ना, ठीक है। तो प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट दैट पॉलीएंड्री मे हैव बीन प्रेवलेंट अमंग द रूलिंग एलिट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि पॉलीएंड्री की जो प्रैक्टिस है, पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस मतलब 1 woman having multiple husbands, multiple men, so that is prevalent among the ruling elites। एक सेकेंड रिकॉर्डिंग पॉज करो, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अंदर चल के क्लास लेते हैं। सो जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर ये बोला गया है कि जो पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस है वो प्रेवलेंट थी। पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस मतलब कि जैसे द्रौपदी की एक विमेन की मल्टीपल हस्बैंड्स हो गए, दैट इज पॉलीएंड्री, है ना। सो दैट वाज प्रेवलेंट। और कहाँ प्रेवलेंट थी? रूलिंग एलिट्स में, यानी कि जो रिच लोग थे, राजा महाराजा थे, उनकी फैमिलीज में ऐसा हुआ करता था। Now, point number 2 talks about another fact suggests that polyandry gradually fell into disfavor amongst the Brahmins who reworked and developed the text through the centuries। कह रहे हैं कि एक और फैक्ट है जो कि सजेस्ट करता है कि जो पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस है fell into disfavor among the Brahmins, कि यानी कि ब्राह्मण्स ने पूरी जिंदगी लगाकर बेचारों ने टेक्स्ट लिखा, वेद पुराण लिखे, तो उसके अंदर वो ये कहते थे कि ये बड़ी गलत बात है कि एक औरत मल्टीपल हस्बैंड्स रखे,
दैट इज अ वेरी बैड थिंग अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स। तो ये बात उनकी पॉलीएंड्री की जो प्रैक्टिस थी वो ब्राह्मण्स को डिसफेवर कर रही थी, बेचारों का नुकसान हो गया। उन्होंने सेंचुरीज तक बैठकर ये लिखा कि एक औरत एक ही आदमी से शादी करेगी, है ना। लेकिन द्रौपदी की वजह से ये वाली चीज पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस भी प्रेवलेंट हो गई, है ना। सो आगे लिखा है थर्ड पॉइंट में, सम हिस्टोरियंस note that while the practice of polyandry may have seemed unusual or even undesirable from the Brahmanical point of view, it was prevalent in the Himalayan region. तो कह रहे हैं कि जो पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस है इसको हम अनयूजुअल मान सकते हैं कि भाई ज्यादा नहीं हुआ होगा, कुछ ही औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ ही विमेन के साथ ऐसा हुआ होगा, बट हो सकता है कि ये ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अनडिजायरेबल प्रैक्टिस रही है कि एक औरत मल्टीपल हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती, ये एक अनडिजायरेबल प्रैक्टिस है। लेकिन ये प्रैक्टिस कहाँ पर प्रेवलेंट रही है? हिमालयन रीजन में। जो आपके हिमालयन रीजन है वहां पर ये प्रैक्टिस प्रेवलेंट रही है। फोर्थ पॉइंट पे कर रहे हैं बात, others suggest that there may have been a shortage of women during the times of warfare. एक बात हमारे सामने और भी आती है कि हो सकता है कि विमेन की शॉर्टेज रही हो, and this led to polyandry. In other words, it was attributed to a situation of crisis. हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय पर औरतों की कमी रही होगी, इसलिए एक एक औरत को मल्टीपल हस्बैंड शेयर करने पड़े होंगे और इसलिए ये पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस हुई। इन अदर वर्ड्स इसकी वजह से सारा क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा होगा, इसलिए पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस रही। ठीक है, क्योंकि वॉरफेयर का टाइम था, युद्ध वगैरह हुआ है, महाभारत में हुआ क्या है ना। फिर पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, some early sources suggest that polyandry was not the only or even the most prevalent form of marriage. We need to remember that creative literature often has its own narrative requirements and does not always literally reflect social realities, but just used to create interest for readers. तो कह रहे हैं कि some of the early sources suggest कि जो early sources हैं वो ये suggest करते हैं that polyandry, जो polyandry की जो practice है, was not the only or even the most prevalent form of marriage. कि polyandry की जो practice है वो ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा prevalent form of marriage रही है, बल्कि we need to remember that creative literature, जो creative literature है often has its own narrative requirements, उसकी खुद की narrative requirements है and does not always literally reflect the social realities. कि ऐसा नहीं है कि polyandry आपकी एकदम से social realities को reflect करता है। हो सकता है कि ये polyandry की practice सिर्फ इसलिए लिखी गई हो महाभारत के अंदर ताकि रीडर्स को इंटरेस्ट आ सके, है ना। क्योंकि मूवीज के अंदर भी चीजें जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि लोग उसे देखें, मूवी को देखने जाए, पब्लिक वॉच करे मूवी को, इंटरेस्ट के लिए अच्छे अच्छे वीडियो के अंदर एनिमेशंस और ये सब डालते हैं। कोई अगर मूवी भी बनाते हैं तो हो सकता है उन्होंने पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस भी सिर्फ इसलिए अपने टेक्स्ट में लिखी हो ताकि रीडर उसे पढ़े, ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है ऐसा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये आपकी लास्ट है, लास्ट स्लाइड है ना। तो इसमें बात कर रहे हैं महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट। महाभारत क्या है? एक डायनामिक टेक्स्ट है। चलिए इसके 5 पॉइंट आप रीड करेंगे क्योंकि अब सिंस इलेक्ट्रिसिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। Mahabharata is a dynamic text. The growth of Mahabharata did not stop with the Sanskrit version. Over the centuries, versions of the epic were written in a variety of languages through an ongoing process of dialogue between peoples, communities, and those who wrote the text. Several stories that originated in specific regions or circulated among certain people found their way into the epic.
At the same time, central story of the epic was often retold in different ways. Episodes of Mahabharata were depicted in sculptures and paintings. They also provide themes for a wide range of performing arts, plays, dance, and other kinds of narration. हाँ जी, तो इसमें क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है महाभारत की डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ संस्कृत में महाभारत लिखी गई और उसके बाद महाभारत का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गया। बोल रहे हैं कि ओवर द सेंचुरीज वर्जन ऑफ दिस एपिक वर रिटन इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में आपका महाभारत लिखा गया थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन पीपल, कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट। बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कशन रहा होगा, लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, और उन लोगों के बीच में जिन्होंने ये टेक्स्ट बैठकर लिखा होगा उनके बीच में भी। आगे लिखा है several stories that originated in specific regions or circulated among certain people found their way into the epic। तो यानी कि जो कहानियां हैं जो कि किसी किसी रीजन में हुआ होगा, कोई कोई एपिसोड, तो वो उन्होंने महाभारत के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली जगह बना ली, है ना। क्योंकि कुछ कहानियां होती है ना, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास जाते जाते वो कहानी स्प्रेड हो जाती है हर जगह पर, है कि नहीं। आगे लिखा है थर्ड पॉइंट में, एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड इन डिफरेंट वेज। जो सेंट्रल स्टोरी रही है एपिक की, यानी कि जो आपका महाकाव्य, एपिक का मतलब महाकाव्य की जो स्टोरी रही है वो रीटोल्ड की गई है डिफरेंट वेज में। कि भाई हर जगह पर यही कहानी सुनाते थे कि एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, दोनों का आपस में युद्ध हुआ, पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे तो पांडव जीत गए और कौरव हार गए। तो सच्चाई पर मतलब बुराई पर सच्चाई की विजय हुई, सच जीत गया, पांडव सच्चे थे और अच्छे थे वो जीत गए, और कौरव आपके बुरे थे वो हार गए। ये वाली बात है जो सेंट्रल स्टोरी है, मेन तो स्टोरी यही है कौरव और पांडव की। तो ये स्टोरी अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पर बताई गई होगी, और सेंट्रल स्टोरी लेकिन मोर ओवर सेम ही रही आपकी। आगे फोर्थ पॉइंट में लिख रहे हैं कि एपिसोड्स ऑफ महाभारता वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। तो उसके अलग अलग स्कल्पचर बनाए गए, अलग अलग मूर्तियां बनाई गई और अलग अलग पेंटिंग्स बनाई गई। यानी कि तस्वीरों के थ्रू भी हमें पता चलता है कि महाभारत उस समय पर कैसी रही होगी या क्या हुआ होगा महाभारत में, है ना। पॉइंट नंबर 5, they also provided themes for a wide range of performing arts, plays, dance and other kinds of narrations। कह रहे हैं कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन कौन सी आपकी, प्ले हो गया यानी कि नाटक हो गए, डांस हो गया, नृत्य हो गया यानी कि अलग अलग डांसिंग स्टाइल्स हो गए, एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस। नरेशंस मतलब अलग अलग तरीके जिससे ये स्टोरी को कहा जाए, ये सारे थीम्स हमें मिलते हैं महाभारत को देखते हुए। तो इसीलिए आपका महाभारत क्या है, एक डायनामिक टेक्स्ट है। ये डायनामिक टेक्स्ट कैसे है, क्योंकि पहली बात इसको बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है, तो ये डायनामिक हो गया। इसका जो सेंट्रल स्टोरी है वो अलग अलग तरीके से हर बारी बताई गई है। इसके लिए स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, पेंटिंग्स बनाए गए हैं, और इसको सेवरल स्टोरीज ओरिजिनेट हुई हैं अलग अलग जगहों पे, और अलग अलग जगहों की कहानियां मिल मिलकर भी महाभारत के अंदर एड ऑन हुई हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाटक के जरिए, डांस के जरिए और भी अलग अलग नरेशंस के द्वारा आपका महाभारत को बताया जाता है। तो इसलिए महाभारत क्या है, आपका एक डायनामिक टेक्स्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, ये लास्ट स्लाइड थी, चैप्टर खत्म हो गया। हाँ हो जी। गया, चलिए। Okay, so with this we have completed our chapter. If any one of you is having any query or doubt, then you can write down in the comment section. I would be happy to answer it. And ठीक है, ये सब बात ठीक हो गई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर देना। और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू, आप पहले प्रीवियस पार्ट्स भी देख ले, तब आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर किसी का कोई फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, या आप ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, या आपको कुछ भी अगर फीडबैक आपका कोई भी है तो आप वो दे सकते हैं। मैं जरूर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लिसफुल डे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए प्रियांशु।